दोस्तों, मेरे YouTube चैनल रिव्यू जर्नी में आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि मेरा वादा है, मैं पूरी ईमानदारी से हर OTT प्लेटफॉर्म के टॉप मूवीज और वेब सीरीज का डिटेल रिव्यू आपके सामने रखूंगा। ये सभी मेरे फेवरेट्स हैं। अगर आप भी मेरी लिस्ट से रिलेट करते हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं। आपको मेरी लिस्ट में कुछ पुराने वेब सीरीज का जिक्र भी मिलेगा जो शायद आपकी नजरों से रह गए हों। पर मुझे उम्मीद है मेरे रिव्यू के बाद आप उन सभी डिजर्विंग क्रिएशंस को देखना पसंद करेंगे। आज के एपिसोड में पेश है सोनी लिव ओरिजिनल वेब सीरीज के टॉप 5 पार्ट 2 का डिटेल्ड रिव्यू। इस एपिसोड के 5वें पायदान पर है काठमांडू कनेक्शंस सीजन 2। इस बार 1999 में हुए फ्लाइट IC-814 के अपहरण को बुनियाद में रखकर कहानी लिखी गई है। पाकिस्तान ने केवल मुंबई हमले के मास्टरमाइंड मसूद अजहर को छुड़वाने के लिए इस विमान अपहरण की साजिश रची थी, जिसमें वो पूरी तरह सफल हुआ था। एक बार फिर दुबई का गैंगस्टर वाजिद और मसूद अजहर मिलकर विमान अपहरण के 8 महीने बाद हिंदुस्तान को चोट पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश प्लान करते हैं, जिसकी शुरुआत एक बार फिर काठमांडू से होती है। न्यूट्रल जगह के नाम पर पहले भारत पाकिस्तान वार्ता का वेन्यू काठमांडू रखा जाता है, परंतु एक प्लानिंग के तहत इस वार्ता की जगह को बदलकर आगरा किया जाता है। भारत की किरकिरी करवाने के लिए भारत की जमीन पर भारत की नाक के नीचे एक भयानक विस्फोट की साजिश होती है। अपने सोर्स से किसी बड़े साजिश की भनक लगते ही जर्नलिस्ट शिवानी भटनागर काठमांडू पहुंचकर मिर्जा बेग के बेटे अशरफ बेग से मिलती है। वाजिद की गिरफ्त से शिवानी को छुड़वाने गैंगस्टर सनी शर्मा जेल से फरार होकर काठमांडू पहुंचता है। शिवानी के जान के बदले नेपाल में उसके नेटवर्क का इस्तेमाल करके 2 आतंकवादी आगरा भेजे जाते हैं, जो वार्ता स्थल पर बॉम्ब प्लांट करने में कामयाब हो जाते हैं। इस बीच अपने परिवार से दूर सस्पेंशन को झेलता ACP समर्थ कौशिक सनी शर्मा का पीछा करते करते DGP श्रवण के साथ काठमांडू पहुंचता है। वहां रॉ की ऑफिसर तस्नीम से उसे आगरा प्लानिंग की खबर लगती है। इसके बाद की कहानी में समर्थ द्वारा वाजिद और मसूद अजहर के मंसूबों को नाकाम करना, शिवानी की मौत और सनी शर्मा का बदला, समर्थ कौशिक की पूरे सम्मान के साथ डिपार्टमेंट में वापसी, इन सभी बातों के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। ये थ्रिलर शुरुआत से ही दर्शकों पर अपनी पकड़ बना लेता है। इसकी स्पीड और हर ट्विस्ट अपने साथ उत्सुकता और रोमांच लाते हैं। फ्रेम दर फ्रेम कहानी रोचक होती जाती है। बस अंत में समाप्त करने की जल्दबाजी में कई प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं। अगर स्क्रिप्ट पर थोड़ी और मेहनत की जाती तो अच्छा होता। सीजन 1 की तरह ही सीजन 2 में भी विमान अपहरण के मशहूर किस्से का सांकेतिक इस्तेमाल किया गया है। काठमांडू के शानदार लोकेशंस का और बेहतर इस्तेमाल हो सकता था। रॉ ऑफिसर तस्नीम का रोल अधूरा सा लगता है। सनी शर्मा के रोल को विस्तार मिला है और समर्थ कौशिक के हिस्से कुछ खास नहीं आया है। इंस्पेक्टर श्रवण इतने वर्षों में DGP जरूर बन गए, पर रोल उनका और छोटा कर दिया गया है। निर्देशक सचिन पाठक का काम बढ़िया है और सभी कलाकारों से अपने किरदारों में अच्छा काम लिया गया है। आखिर में रोमांच, सस्पेंस, साजिश और उत्साह से भरी ये इन्वेस्टिगेटिव क्राइम थ्रिलर एक बार जरूर देखे जाने लायक है। इस एपिसोड के 4थे पायदान पर है JL50। यह एक साइफाई थ्रिलर है जिसकी बुनियाद विज्ञान के अनसुलझे रहस्य टाइम ट्रैवल पर आधारित है। इस थ्रिलर की शुरुआत वेस्ट बंगाल के रिमोट इलाके में एक विमान दुर्घटना से होती है, जिसमें केवल पायलट बिहू घोष और प्रोफेसर बिस्वजीत चंद्र मित्रा ही जीवित बचते हैं। पहले इसे फ्लाइट A026 समझा जाता है, जिसका अपहरण अपने राजनीतिक नेता की रिहाई के लिए बंगाल में सक्रिय एक आतंकी समूह द्वारा किया जाता है। जांच में CBI ऑफिसर शांतनु को सारे एविडेंसेस दुर्घटनाग्रस्त विमान के 35 साल पुराने एक लापता फ्लाइट JL50 होने की ओर इशारा करते हैं। 35 साल पहले टाइम ट्रैवल पर प्रोफेसर मित्रा के शोध में उनके सहायक प्रोफेसर सुब्रतो दास से इसके रहस्यमय कोड को सफलतापूर्वक ब्रेक कर लेने का पता चलता है। अतीत में जाकर अतीत को बदलने की सफल कोशिश ही इसके आगे की कहानी है। रहस्य और रोमांच से भरे इस विषय पर कई लेखकों की अच्छी और बुरी कोशिशों के बीच लेखक निर्देशक शैलेंद्र व्यास का यह प्रयास सराहनीय है। पहले एक मूवी के तौर पर बनी इस रचना को तकनीकी कारणों से वेब सीरीज के रूप में लॉन्च किया गया। अच्छी बात यह है कि लेखक ने जबरदस्ती कहानी को लंबा करने की कोई कोशिश ना करके इसे 4 एपिसोड के मिनी सीरीज के तौर पर पेश किया है। विज्ञान के कई अनसुलझे रहस्यों में से एक टाइम ट्रैवल की सत्यता को स्थापित करती इस थ्रिलर की स्क्रिप्ट काफी रोमांचक है। हर ट्विस्ट के साथ उत्सुकता और रहस्य बढ़ता जाता है, पर इसका ट्रीटमेंट थोड़ा स्लो है। कई ऐसे लंबे और उबाऊ प्रसंग हैं जो इस थ्रिलर की स्पीड में बाधा डालते हैं। प्रोफेसर मित्रा के रोल में पीयूष मिश्रा और शांतनु के रोल में अभय देओल का काम सराहनीय है, पर प्रोफेसर सुब्रतो दास के रहस्यमय किरदार में पंकज कपूर को देखना बेहद सुखद है। साइफाई थ्रिलर के तौर पर एक बेहतरीन प्रयास। इस एपिसोड के 3रे पायदान पर है स्कैम 2003 द तेलगी स्टोरी। इस सीजन में आपका परिचय एक ऐसे शख्स से होगा जिसे 2 वक्त की ईमानदारी और इज्जत की रोटी से बहुत आगे की भूख,
गलत रास्ते पर ले जाती है। लोअर मिडिल क्लास परिवार में जन्मा, एक रेलवे कर्मचारी का बेटा, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा, ट्रेन में फल बेचने वाला अब्दुल करीम तेलगी सरकार की बेहद कड़ी सुरक्षा वाली व्यवस्था में सेंध लगाकर अपने तेज दिमाग से स्टैम्प पेपर छापने वाली मशीन को ही पार करने में कामयाब हो जाता है। उसने हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्टैम्प पेपर घोटाले की नींव रखी, जिसकी रकम उस जमाने में तकरीबन 20,000 करोड़ आकी गई थी। कई राज्यों में अपना नेटवर्क बनाकर पुलिस, ब्यूरोक्रेट्स और राजनेताओं को पैसों के बलबूते अपनी जेब में रखकर उसने लगभग पूरे सिस्टम को अपना बंधक बना लिया था। वो सिस्टम के इन पहरेदारों को घूस की जगह लाखों की सैलरी देता था। अय्याश तेलगी ने तरन्नुम नाम की एक बार बाला पर एक ही रात में 90 लाख के करीब पैसे उड़ा दिए थे। इसके बाद ही वह सबकी नजरों में आया और अंततः ये पैसे चमकाने का कदम ही उसके विनाश का कारण बना। बड़े नेताओं की इन्वॉल्वमेंट, 2 राज्यों के बीच ट्रांसफर होता केस, नार्को टेस्ट, SIT का गठन और अंत में CBI को केस मिलना जैसे उठापटक के बाद अपने आप को सिस्टम से ऊपर समझने वाले तेलगी को 30 वर्षों की कैद और 200 करोड़ का जुर्माना अदा करने की सजा होती है। किसी बड़े नेता का, बड़े ब्यूरोक्रेट्स का और बड़े पुलिस अधिकारी का कुछ नहीं बिगड़ता है। पूरा किस्सा बस इतिहास में देश के सबसे बड़े फाइनेंशियल स्कैम के तौर पर दर्ज होकर रह जाता है। इसके खुलासे से सरकार अपने सेंसिटिव कामों के तौर तरीकों में सुधार जरूर कर लेती है। तेलगी के जीवन पर लिखी ये कहानी हर मिनट आपको गलत रास्ते पर जाने से रोकती है। उसका और उसके परिवार का अंजाम आपको डराने के लिए काफी है। स्कैम सीरीज का ये थ्रिलर भी पहले फ्रेम से ही दर्शकों पर अपनी पकड़ बना लेता है और इसकी स्पीड आपको रुकने का मौका नहीं देती। हर एपिसोड उत्सुकता और रोमांच से भरा हुआ है। स्क्रिप्ट कमाल की लिखी गई है और इसका छोटे से छोटा किरदार भी अपनी जगह जरूरी लगता है। सभी छोटे बड़े कलाकारों का काम शानदार है, परंतु तेलगी के चरित्र के हर पहलू को अपने अंदर उतार कर गगन देवरियार ने बड़ा कमाल का अभिनय किया है। निर्देशक तुषार हीरानंदानी का काम तारीफ के काबिल है। अंत में संजय सिंह की लिखी किताब तेलगी स्कैम रिपोर्टर्स डायरी पर आधारित इस फाइनेंशियल स्कैम थ्रिलर को जरूर देखा जाना चाहिए। इस एपिसोड के दूसरे पायदान पर है 36 डेज। गोवा की पृष्ठभूमि में फिल्माई गई यह सीरीज मल्टीविला कॉम्प्लेक्स में रहने वाले विभिन्न लोगों के जीवन को करीब से दिखाती एक थ्रिलर है। पहले ही फ्रेम में फराह जैदी नाम की एक सुंदर सिंगल वुमन का कत्ल होता है, पर इस मर्डर मिस्ट्री की परंपरागत इन्वेस्टिगेशन करने की जगह पिछले 35 दिनों के फ्लैशबैक के जरिए उस मर्डर के होने का कारण दिखाया गया है। हर बदलते दिन के साथ बदलता घटनाक्रम इस थ्रिलर में उत्सुकता और रोमांच पैदा करता है। इन विलास में रहने वाले सभी परिवार हाई प्रोफाइल है और उनका लाइफस्टाइल भी रिच है, पर सो कॉल्ड सोफिस्टिकेटेड किरदारों का या तो कोई डार्क पास्ट है या अनवांटेड प्रेजेंट। टोनी वालिया गोवा के इस लक्सुरियस विला कॉम्प्लेक्स का ओनर है, जो एक पैसे वाला प्ले बॉय टाइप का किरदार है। गोवा के ड्रग लॉर्ड के साथ उसकी पार्टनरशिप है और हर नाजायज तरीका उसके लिए जायज है। उसका पड़ोसी हैं ऋषिकेश जयकर, जो एक सफल बायोलॉजिस्ट है, पर उसके संदेहास्पद अतीत के कारण उसकी अपनी पत्नी राधिका से संबंध सामान्य नहीं है। मचाडो सरनेम का एक पारसी परिवार है जो मेंटल डिसऑर्डर और डिप्रेशन का शिकार है, जिसमें अधेड़ उम्र के डेंजी मचाडो को अपनी कुंठा के कारण आत्महत्या करनी पड़ती है। ललिता शिंदे, जो रिच लाइफस्टाइल के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है, जिसका पति विनोद एक ड्रग लॉर्ड के कसीनो का मैनेजर है। उसका भाई बोबो एक ड्रग पेडलर और ड्रग एडिक्ट है। मतलब आपके चारों तरफ ग्रे शेड्स के किरदारों की भरमार है, जिसमें हर एक के पास उस मर्डर का मोटिव भी है और सहूलियत भी। रही सही कसर एक ट्रांसजेंडर किरदार तारा, ड्रग लॉर्ड नोएल और करप्ट इंस्पेक्टर सावियो पूरी कर देते हैं। कहानी का बेसिक प्लॉट स्ट्रॉन्ग है, पर किरदारों के ग्रे शेड्स की डिटेलिंग को थोड़ा ज्यादा समय दिया गया है। इससे स्क्रिप्ट की स्पीड स्लो हुई है, जो उत्सुकता और रोमांच के रिदम को ब्रेक करती है। दर्शकों द्वारा किसी कल्पना को हकीकत मान लेना ही उस कहानी की सफलता है, पर नेगेटिव वाइब्स की अधिकता इस बार रोड़े अटकाती है। निर्देशक विशाल फुरिया का काम अच्छा है, पर उन्हें स्क्रिप्ट का वांछित सहयोग नहीं मिला है। सभी कलाकारों ने शानदार काम किया है और इस थ्रिलर को देखने लायक बनाया है। विशेष रूप से तारा के किरदार में एक्टिंग के अलावा सुशांत दिवगीकर के गाए सभी गाने काफी बढ़िया है और फराह जैदी के रोल में नेहा शर्मा ने बड़ा ही लाजवाब काम किया है। अ मर्डर मिस्ट्री विद अ डिफरेंस। इस एपिसोड के पहले पायदान पर है अवरोध द सीज विद इन सीजन 2। सीजन 1 की तरह ही सीजन 2 भी एक स्टैंड अलोन सीजन है। आर्मी पर बने ज्यादातर सीरीज में अटैक्स और काउंटर अटैक्स का एक्शन ज्यादा होता है, पर इस थ्रिलर में आर्मी की फील्ड ऑपरेशंस से पहले इन्वेस्टिगेशन पर ज्यादा जोर दिया गया है। इन्वेस्टिगेशन में अपने इंटेलिजेंस से सारे इन्फॉर्मेशंस के तार को एक दूसरे से जोड़ती हमारी आर्मी के इन तौर तरीकों को नजदीक से देखना काफी शानदार अनुभव है। सीरियल की शुरुआत असम में नकली नोटों की एक खेप पकड़े जाने से होती है, जिसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन से पाकिस्तान के मंसूबों की खबर लगती है। नकली नोटों का इस्तेमाल हमेशा से ही पाकिस्तान आर्मी हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने के नजरिए से करती आई है,
पर इस बार एक व्यवसायी एहसान वजीरी के साथ मिलकर काफी बड़े स्केल पर हिंदुस्तान को बर्बाद करने की साजिश रची जाती है। 6 दिसंबर की तय तारीख में एक साथ 25 फ्लाइट्स में विस्फोट का प्लान होता है, जिसके लिए 100 किलो आरडीएक्स और बॉम्ब प्लांट करने के लिए कंप्यूटर प्रिंटर्स हिंदुस्तान पहुंच जाते हैं। इस अभियान में भारत के सभी सेपरेटिस्ट ग्रुप्स को भी एंगेज किया जाता है, जिनके पैसों की जरूरत को नकली नोटों की अंधाधुंध सप्लाई से पूरा किया जाता है। भारत को इकोनॉमिकली और फिजिकली दोनों तरीकों से बर्बाद करने की साजिश होती है। असम के नकली नोटों के खेप को पकड़ने वाले आर्मी में कैप्टन रैंक हासिल इनकम टैक्स ऑफिसर प्रदीप भट्टाचार्य अपनी इन्वेस्टिगेशन में हर बारीक से बारीक बात को आपस में जोड़ते हुए कैप्टन इम्तियाज अहमद के साथ मिलकर इस पूरी साजिश का समय से पहले भंडाफोड़ करते हैं। इस पूरे अभियान में हमारी आर्मी को एनएसए शैलेश मालवीय के मार्फत दिल्ली में बैठी निर्णय लेने में सक्षम सरकार का पूरा सहयोग हासिल होता है। परिस्थिति की जरूरत को देखते हुए अपनी आर्मी के इंटेल पर भरोसा रख समय से पहले ही 500 और 1000 के करेंसी की नोटबंदी कर पाकिस्तान के इस नापाक प्लानिंग को तहस-नहस कर दिया जाता है। रही सही कसर हमारी आर्मी द्वारा फील्ड ऑपरेशन में पहले लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके बॉम्ब स्पेशलिस्ट को हिंदुस्तान भेजने की प्लानिंग नाकाम की जाती है और अंत में एक गुप्त अभियान में नेपाल के अपने हाइड आउट में छिपे इस साजिश के मास्टरमाइंड को खत्म कर दिया जाता है। पूरी थ्रिलर आपके सामने एक कंप्लीट पैकेज के रूप में मौजूद है, जिसमें उत्सुकता, रोमांच और देशभक्ति का जज्बा कूट कूट कर भरा है। स्क्रिप्ट शानदार तरीके से लिखी गई है, एक एक फ्रेम निर्देशक के हाथों तराशा हुआ है और चुस्त संपादन ने कहीं भी पलक झपकने का मौका नहीं दिया है। सभी कलाकारों ने अपने अभिनय से कास्टिंग डायरेक्टर के चुनाव को सही साबित किया है। पर अबीर चटर्जी ने इनकम टैक्स ऑफिसर और कैप्टन प्रदीप भट्टाचार्य की भूमिका में जान डाल दी है। हमारा सौभाग्य है जो हमारी आर्मी रोजमर्रा की रूटीन के तौर पर अपने चारों तरफ मौजूद दुश्मनों के मंसूबों को पहचानती, पकड़ती और नाकाम करती रहती है। शिव अरूर और राहुल सिंह को उनकी पुस्तक इंडियाज मोस्ट फियरलेस पार्ट 2 के लिए बहुत बधाई। अंत में एक्शन, थ्रिल, उत्सुकता, उत्साह, सस्पेंस, साजिश और समर्पण जैसे सभी मसालों के साथ इस आर्मी इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर को जरूर देखा जाना चाहिए। सोनी लिव वेब सीरीज के टॉप 5 का ये पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 हमारे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, उससे भी जरूर देखिए। अगर आपके कमेंट से कुछ सीखने को मिले तो मैं अपने काम में जरूरी सुधार कर पाऊंगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल रिव्यू जर्नी। Look for more review videos available on this channel. Take care and goodbye.